दादाजी, एक बार फिर सोच लें, मैंने सब तय कर लिया है। अब मुझे और कुछ नहीं सोचना। मेरे दोनों नालायक बेटे अपनी अपनी जिंदगी बनाने के लिए बाहर विदेश चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। अब भी मुझे उनकी चाह नहीं है। मेरी बेटी और दामाद ने सारी जिंदगी भर मेरी सेवा की। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी औलाद तो है ना। मेरी जायदाद के असली हकदार वही हैं। वो कठोर अंदाज में बोले। आलेख सिर झुकाकर उठ खड़ा हुआ। किस्मत की बात ऐसी रही कि उनकी वसीयत बनते ही एक हफ्ते बाद दादाजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। आलेख को सही लगा कि उनके दोनों बेटों को खबर कर दी जाए। आना ना आना उनकी मर्जी थी। उसने दादाजी को पूरा समझाया और घर ले आया। वर्षा पास आई। दादाजी, आप ठीक तो हैं ना? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दादाजी मुस्कुराए। हाँ बेटा, मैं तो हीरो हूँ, हीरो। वो अपनी बच्ची को खुश करने के लिए मुस्कुरा रहे थे, जबकि उनकी हालत वैसी नहीं रही थी। वर्षा ने घबराकर आलेख से कहा, कृपया सच सच बताओ, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है ना? उन्हें आराम क्यों नहीं आ रहा? आलेख उसके पास बैठ गया। हाँ, अब वक्त कम है। मैं चाहता हूँ कि उनके बेटे उनसे आकर मिले। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। वर्षा गुस्से में खड़ी हुई। रहने दो आलेख, उनसे बड़ा बेरहम इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन जो हक उनका है वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। आलेख ने गंभीरता से कहा, मैं उन्हें खबर दे चुका हूँ। अपने पिता से मिलने का हक कोई उनसे नहीं छीन सकता। दादाजी माने या ना माने, सच यही है कि वो आज भी अपने बेटों का इंतजार कर रहे हैं। वर्षा ने तुनक कर कहा, मतलब तुम अपना काम कर चुके हो? ठीक है। वो गुस्से से अंदर चली गई। आलेख ने सख्त लहजे में पुकारा, वर्षा बस करो। तुम दादाजी से कुछ ऐसा नहीं कहोगी जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे। उसकी आंखों में झांकते हुए बोला तो वर्षा की आंखें भर आईं और वो चुपचाप अंदर चली गई। आलेख आसमान की ओर देखते हुए बस यही सोच रहा था कि दादाजी को कुछ ना हो। तभी दादाजी ने एक और फैसला ले लिया और तुरंत उस पर अमल भी कर दिया। खुश रहो मेरे बच्चों, कहते हुए वो बहुत खुश दिखाई दिए। उन्हें खुश देखकर आलेख भी सुकून में आ गया। तभी बड़ा गेट खुला और दो गाड़ियां अंदर आईं। आलेख और दादाजी बाहर आए। वर्षा ने टेरेस से यह मंजर देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लो, ये लोग भी आ गए। वो बहुत परेशान हो गई। दोनों बेटे अजय और विजय विदेश में रहकर बस गए थे। वहीं उनकी शादियां हुई और वहीं सेटल हो गए। बाप को तो अब फोन पर भी हालचाल नहीं देते थे और आज अचानक पूरी फैमिली के साथ आ पहुंचे। अजय गाड़ी से उतरा तो उसके साथ उसकी मॉडर्न बीवी मिनी भी थी। उनके दो बच्चे थे, रविंद्र जो आलेख का हम उम्र था और दृष्टि जो वर्षा की उम्र की थी। दूसरी ओर विजय था जिसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसका एक बेटा प्रिंस और बहू सुनीता थी। उनके साथ 2 साल का पोता विकी भी था। वो सब एक साथ अंदर दाखिल हुए। दादाजी के दोनों बेटे उनकी तरफ लपके और उनके पैरों में बैठ गए, मगर दादाजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 25 साल पहले वो घर छोड़कर चले गए थे और 25 सालों में उन्होंने दादाजी की नज़रों में अपना मुकाम खो दिया था। हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमने आपसे दूरी बनाई। हम बहुत गलत थे। अजय और विजय दोनों ही पिता से माफ़ी मांग रहे थे। बाकी सब खड़े बस यह नज़ारा देख रहे थे। दादाजी ने मुंह फेर लिया और अपना हाथ सीधे आलेख की तरफ बढ़ाया। आलेख ने फौरन थाम लिया। प्लीज़ पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। वो हाथ जोड़कर खड़े थे। दादाजी 2 कदम चले, फिर रुकते हुए उनकी तरफ लौटे और उनकी फैमिली को देखा। इतने में वर्षा भी सीढ़ियों से उतरती हुई वहां आ गई। दादाजी ने अपना दूसरा हाथ भी आगे बढ़ाया। जाओ, माफ़ किया। अपनी दोनों औलाद को पास पाकर उन्होंने सुकून से कहा और फिर मुंह फेर लिया। इसके बाद वो आलेख और वर्षा के सहारे अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। दादाजी को दवा देते वक्त वर्षा उनके पास बैठ गई थी। सबके आ जाने से वो दादाजी को लेकर और भी ज़्यादा पॉजेसिव हो गई थी। दादाजी ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, मैं ठीक हूँ। अगर ऐसे ही केयर करती रही तो मैं और बीमार पड़ जाऊँगा। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। वर्षा ने लाड़ से उनके बाजू को थामते हुए कहा, दादाजी, आपने उन्हें माफ कर दिया। ठीक है,
मगर अब उन्हें ज्यादा फ्री मत कीजिएगा, आप सिर्फ मेरे दादाजी हैं। आलेख ने उस पर एक गहरी नजर डाली। बरसा दादाजी से बहुत लगाव रखती थी, इतना कि शायद उनके बेटे भी ना कर पाते। आलेख ने कहा, बरसा दादाजी को नींद आ रही है, उन्हें सोने दो। सच भी यही था कि दवा लेते ही उन्हें नींद आने लगती थी। ठीक है, मगर जब तक दादाजी सो नहीं जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो जिद्दी अंदाज में बोली। आलेख ने लंबी सांस भरते हुए सिर हिलाया और सारी दवाइयों को चेक किया। वो जरा सी भी लापरवाही नहीं करता था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विजय और उसकी फैमिली अंदर दाखिल हुए। पिताजी, आप सोए नहीं? सोचा आपको आपके बड़े पोते से मिलवा दूं। ये प्रिंस है, आपका बड़ा पोता। ये उसकी बीवी सुनीता और ये आपका परपोता विकी। 3 साल का छोटा बच्चा माँ की गोद में उनसे लिपटा हुआ था। उन्होंने दादाजी को प्रणाम किया तो दादाजी बस मुस्कुरा दिए। बहुत ख्वाहिश थी इनकी कि आपसे मिले, इसीलिए भारत आए हैं। विजय उनके पैरों में बैठते हुए बोला। बरसा ने माथे पर बल डाले उन्हें देखा और दादाजी का बाजू ऐसे थाम रखा था मानो छोड़ा तो कोई उन्हें उससे छीन लेगा। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अजय अपनी बीवी और बच्चों के साथ अंदर आए। वो भी अपने बच्चों का परिचय दादाजी से करवा रहे थे। इतने में बरसा बिस्तर के दूसरी तरफ बैठ गई और बोली, उफ, ये सब चमक दमक दादाजी को भारी लग रही है। वैसे भी उनके सोने का वक्त है, प्लीज अब सब लोग बाहर जाएं। उसकी आवाज में रिक्वेस्ट भी थी और सख्ती भी, लेकिन ऑर्डर के एहसास से सबके चेहरे के भाव बदल गए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें ही सबसे ज्यादा फिक्र है और हमें नहीं। लगता है तुम दोस्त हो और हम दुश्मन। दृष्टि ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, क्या पता दिलों के भेद कौन जाने। बरसा ने भी पलटकर जवाब दिया, हाँ सही कहा, हो सकता है दोस्त के रूप में कोई दुश्मन छिपा बैठा हो। रविंद्र ने अपने कान की बाली को हिलाते हुए बरसा को गहरी नजर से देखते हुए कहा। दादाजी को देखते हुए आलेख ने सख्ती और गंभीरता से कहा, दादाजी को आराम करने दीजिए, सुबह बात करेंगे। उसने सबको साफ साफ कह दिया। सब चुपचाप उठकर बाहर चले गए। बरसा, अब तुम भी उठ जाओ। इस बार वो उससे नरमी से बोला, दादाजी सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं। बरसा उनके गाल पर हाथ फेरते हुए बोली जज्बाती अंदाज में। दादाजी मुस्कुराए और मजाक में बोले, तो क्या थोड़ा सा आलेख का हो जाऊं? बरसा ने शरारती अंदाज में उसे देखा और बोली, बस थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा मेरे ही रहेंगे। वो फिर दादाजी को गले लगाती हुई उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। आलेख ने नरमी और प्यार से कहा, दादाजी आप आराम कीजिए। उन्हें बुलाकर अच्छा नहीं किया आलेख, ये लोग चालाक और खुदगर्ज हैं। दादाजी दुखी होकर बोले। आलेख ने धीरे से कहा, कुछ मत सोचिए, आप आराम कीजिए। यहाँ आओ बेटे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दादाजी ने पुकारा। आलेख पास जाकर बैठ गया और चुपचाप सब सुनता चला गया। बरसा धीरे से बोली, नहीं दादाजी, हाथ मत छोड़िए, मैं आपके बिना गिर जाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि दादाजी हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ किसी और के हाथ में सौंपकर खुद अंधेरे में खो गए। बरसा को लगा उसकी सांस रुक रही हो। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। ये सब किसी सपने का असर था। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। सबसे पहले उसका ध्यान दादाजी पर गया और वो तुरंत जूते पहनकर उनके कमरे की तरफ दौड़ी। दरवाजा खोला तो अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। धीरे धीरे चलते हुए वो उनके पास आई और उनके चेहरे को देखने लगी। वक्त बीतता गया। वो शांति से दादाजी को देखे जा रही थी। जब उनके जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई तो घबरा कर झुकी और उनकी नाक के पास उंगली रखी। सांस का कोई एहसास नहीं हुआ। दादाजी, वो कांप गई। उसने झुककर उनके दिल की धड़कन टटोली, मगर सब थम चुका था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़खड़ाती हुई पीछे हटी और दरवाजा खोलकर सीधे आलेख के कमरे में पहुंची। वो सो रहा था। बरसा रोते हुए उसके पास गई और उसे हिलाने लगी। उसके आंसुओं की वजह से आवाज दब रही थी। अचानक
आलेख की आंख खुली। वो थोड़ी देर पहले ही सोया था। उसने धुंधली आंखों से देखा तो वर्षा थी। फौरन नींद गायब हो गई। वो सीधा बैठा और शर्ट पहनते हुए पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? दादाजी, वर्षा सिर हिलाते हुए बोली। आलेख को लगा किसी ने उसके सिर पर चोट की है। उसने बिना शर्ट के बटन लगाए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। वर्षा भी रोते हुए पीछे गई। दादाजी को देखते ही वो खुद को संभालना मुश्किल पा रहा था। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। सुबह के 4 बज रहे थे। पूरा घर दादाजी के कमरे में इकट्ठा हो गया था। सब खामोश थे। डॉक्टर ने जांच कर कहा, ही इज नो मोर, आई एम सॉरी। ये सुनते ही वर्षा की आंखें बंद होने लगी और वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि आलेख ने फौरन उसे थाम लिया। मेरे दादाजी, वर्षा गहरी हिचकियों के साथ रो पड़ी। आलेख उसे उसके कमरे में ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। सोनी, तुम यहीं रहना वर्षा के पास जब तक इसे होश नहीं आ जाता, लेकिन इसे हिलाना मत, वो नौकरानी से बोला और फौरन बाहर निकल गया। सोनी घर की नौकरानी होने के साथ साथ वर्षा की दोस्त भी थी। उसकी हम उम्र थी। दादाजी ही उसे गांव से लाए थे। वो प्राइवेट पढ़ाई करती थी और घर के कामकाज में भी हाथ बटाती थी। वही अब वो वर्षा के पास बैठी उसका सहारा बनी हुई थी। दादाजी की वजह से सबके दिल भारी थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वर्षा का रो रो कर बुरा हाल था। वो दादाजी के बहुत करीब थी। उनके साथ गुजारे वक्त को याद करती और ज्यादा रो पड़ती। ऐसे में सोनी ने उसका खूब ख्याल रखा। आलेख ने सारा इंतजाम संभाल रखा था। दादाजी को गुजरे हुए आज 1 हफ्ता हो गया था। लोग अब भी अफसोस जताने आ रहे थे। विजय ने माथे पर बल डालते हुए कहा, जहाँ तक मुझे याद है बबीता की तो बस एक ही औलाद थी। यहाँ तो ये 2 हैं, आलेख और वर्षा। ये वर्षा कौन है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अजय ने मुंह बनाते हुए कहा। विजय ने गंभीर लहजे में पूछा, वैसे क्या ख्याल है? पिताजी ने वसीयत बनाई होगी। लगता तो यही है कि बनाई होगी, अजय ने भी हामी भरते हुए कहा। विजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने हमें अपनी जायदाद से निकाल दिया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? हम उनकी सगी औलाद हैं, दोनों हम सगे बेटे हैं उनके। वो हमें जायदाद से कैसे बेदखल कर सकते हैं? कानून और धर्म दोनों ही हमें हक देते हैं इस जायदाद में। कोई हमें इससे वंचित नहीं कर सकता। अजय ने बात रखी। विजय आगे झुककर बोला, ये तुम कह रहे हो, लेकिन अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में वसीयत बनाकर हमें कुछ नहीं दिया तो हम क्या कर लेंगे? तो वसीयत खुलने दो, फिर देखते हैं। अजय ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, और ये जो आलेख और वर्षा का किस्सा है, इन्हें कैसे हैंडल करें? मिनी ने सिर पकड़ते हुए कहा, हो जाएगा हल, तुम फिक्र मत करो, मैंने इनका भी बहुत अच्छा सोचा है। अजय ने शरारती अंदाज में कहा, हाय कैसी हो? अचानक दृष्टि की हाय से वर्षा चौंकी। उसके माथे पर बल पड़ गए। वर्षा ने उसे इग्नोर किया। दृष्टि ने ताना मारते हुए कहा, वाह तुम तो बड़ी एटीट्यूड वाली हो, मजाल है कि हाय का जवाब भी दो। वर्षा दृष्टि की तरफ देखकर बोली, तुमने हाय किया ही नहीं था कि मैं तुम्हें जवाब देती। दृष्टि हंसते हुए बोली, ओहो ये तो तुम्हारा हिंदुस्तानी स्टाइल है। खैर एक बात तो बताओ, ये आलेख तुम्हारा क्या लगता है? कौन है तुम्हारा? उसने ऐसे अंदाज में पूछा जैसे वर्षा उसकी सबसे पुरानी सहेली हो और सब राज खोलकर बता दे। वर्षा के माथे पर बल पड़ गए। तुमसे मतलब? उसने सख्ती से कहा। दृष्टि ने फिर पूछा, वो यहाँ क्यों रहता है और दादाजी का क्या लगता है? तुम तो उनकी नातिन हो, ये तो समझ में आता है, लेकिन आलेख यहाँ क्यों रहता है यह समझ नहीं आता। दृष्टि सरसरी अंदाज में बोली, अच्छी बात है, मेरा ख्याल है इससे अच्छा काम कोई और नहीं कर सकता। तुम जासूसी करके पता लगाओ, इसी वजह से तुम लोग यहाँ आए हो। वर्षा की बात पर दृष्टि को सख्त गुस्सा आ गया। कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी औकात इतनी है कि मुझसे ऐसे बात करो? मेरी औकात है, तुम पहले इस काबिल बनो कि तुम्हें इज्जत दी जाए। वर्षा ने हाथ बांधते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, हाउ डेयर यू,
किस बात पर इतना इतरा रही हो? तुम तो बस दादाजी की नातिन हो और मैं पोती। पोते पोतियों का हक ज्यादा होता है, दृष्टि ने तिलमिलाते हुए कहा। वर्षा ने पलटकर गुस्से से कहा, कौन सा हक? किसके हक की बात कर रही हो तुम, जो इतने सालों तक याद तक नहीं आए? दादाजी को वो सारी उम्र तुम्हारा इंतजार करते रहे, तड़पते रहे। जब वो इस दुनिया में थे तब ख्याल नहीं आया तुम्हें, और आज जब वो नहीं रहे तो हक जताने चली आई। वेयर डिस्कस्टिंग। अगर यह बात किसी बाहर वाले को बता दी जाए ना, तो वो भी कहेगा कि तुम लोग सिर्फ दौलत जायदाद के लिए यहाँ आए हो। तुम्हें हक किसने दी हमारे बारे में ये सब कहने की? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। दृष्टि गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी ही थी कि वर्षा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। तभी अचानक दरवाजे से अंदर आते हुए आलेख ने यह मंजर देखा और गुस्से से वर्षा को पुकारा। वर्षा सहम कर उसकी तरफ देखने लगी। पीछे पीछे बाकी घर वाले भी कमरे में आ गए। माँ देखिए, इस लड़की ने मुझ पर हाथ उठाया। दृष्टि ने रोते रोते मिनी के पास जाकर शिकायत की। अब ये हमारी बेइज्जती करेगी। इस घर में इन्होंने मेरी बेटी पर हाथ उठा लिया। मिनी भी भड़क उठी। अजय साहब ने भी चुप रहना मुनासिब नहीं समझा। आलेख सब सुनते हुए बामुश्किल अपने आप पर काबू रख पा रहा था। वो धीरे धीरे वर्षा के पास आया जो सिर्फ उसे देख रही थी। माफी मांगो, उसने सीधा कहा। वर्षा की आंखें हैरत से फैल गईं। क्यों? वो धीरे धीरे वर्षा के पास आया जो सिर्फ उसे देख रही थी। माफी मांगो, उसने सीधा कहा। वर्षा की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या वो बिना सच जाने उसे माफी मांगने पर मजबूर कर सकता है? माफी मांगो, आलेख ने इस बार और ठंडे लहजे में कहा। वर्षा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने दृष्टि की तरफ देखा और सिर्फ आलेख की बात मानने की खातिर धीरे से बोली, आई एम सॉरी। बहरहाल आज तो माफ कर देते हैं, लेकिन आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो सख्त सजा मिलेगी, अजय साहब ने घूरते हुए कहा। आलेख ने सीधा उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आप कौन होते हैं वर्षा को सजा देने वाले? मैं सतीश जी का बेटा हूँ और दृष्टि मेरी औलाद है। अगर मेरी औलाद के साथ किसी ने बुरा व्यवहार करने की कोशिश की तो उसे बाहर का रास्ता दिखाना आता है मुझे। उसकी बात पर सब खामोश हो गए। वर्षा की आंखें और चौड़ी हो गईं। कल दादाजी की वसीयत खुलेगी, तब सब पता चल जाएगा कि इस घर में कौन रहेगा और कौन जाएगा। आलेख ने सबको चौंका दिया। अजय साहब गुस्से से दांत पीसते हुए चुपचाप बाहर निकल गए और उनके पीछे उनकी फैमिली भी। जाते जाते आलेख ने सख्ती से कहा, आइंदा इस कमरे के आसपास भी कोई भटका तो अंजाम के जिम्मेदार वो खुद होंगे। सबके जाने के बाद उसने वर्षा की तरफ देखा जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गुस्सा करना है तो मुझ पर कर लो, वो धीमे स्वर में बोला, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि तुम रोती रहो। आप पे जो मैं गुस्सा करूं वो मेरा हक है। आलेख अनमने अंदाज में बोला, सारे हक सिर्फ आपके ही हैं। उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठा था। मोहब्बत से बोली, आपने बिना सब जाने मेरी बात सुने मुझे सॉरी बोलने के लिए कह दिया। आपको पता भी है उसने क्या किया था? आलेख ने शांत लहजे में कहा, नहीं, सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसने कुछ ऐसा किया होगा कि थप्पड़ खाया। अगर दोबारा वैसा काम करे तो फिर से थप्पड़ लगा देना। वर्षा रोते रोते बोली, क्या आप कह रहे हो मैं उसे थप्पड़ मारूं? और आपने सबके सामने मुझे माफी मंगवाई। तुमको नहीं मांगनी थी तो इनकार कर सकती थी। आप क्यों मुझे मजबूर कर रहे थे? आलेख ने नरमी से कहा, तुम्हारा मान किसी एक छोटी सी बात पर नहीं टूट सकता पागल। जहां लगे कि झुकना सही नहीं है मत झुको, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। वो कितने प्यार से उसे संभाल रहा था। और वर्षा रो पड़ी, मैं दादाजी को खो चुकी हूँ आलेख, मेरे पास अब सिर्फ आप हैं। आपको खोने का हौसला नहीं है मुझ में। उसके अल्फाज सीधे आलेख के दिल में उतर गए। उसने उसे खींचकर अपने गले लगा लिया। कोई नहीं अलग कर सकता हमें, अब एक दूसरे से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। फिक्र मत करो। आलेख जानता था कि वसीयत खुलने के बाद अजय जी और विजय जी अपनी चाल चलेंगे, इसलिए उसने वकील से बात करके वसीयत को रोक दिया था। वकील शहर से बाहर चला गया जिसकी वजह से वसीयत नहीं खुल सकी। यही बात सबको बेचैन कर रही थी और यही उन्हें पागल बना रही थी।
उन दिनों आलेख बिजनेस में ज्यादा ध्यान दे रहा था, जिसकी वजह से वो देर रात घर आता और वर्षा से मुलाकात कम होती। वर्षा उसे बहुत मिस करती थी, मगर उसे बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन वर्षा के कमरे की तरफ जाने की साजिश रची गई। किसी ने साफ कहा था, अगर कोई उस कमरे की तरफ गया तो बहुत बुरा होगा, लेकिन योजना बन चुकी थी। तुम हो ना मेरे साथ, फिर मैं क्यों डरूं? मैं अंदर जाकर उसका काम तमाम कर दूंगी, तुम बाहर मेरा इंतजार करना, बस इतना करना है। दृष्टि ने रविंद्र को कहा। रविंद्र ने सिर हिलाया और दोनों वर्षा के कमरे की तरफ बढ़े। दृष्टि ने इर्द गिर्द देखा और रविंद्र को बाहर रुकने का इशारा करके खुद अंदर चली गई। वर्षा उस वक्त गहरी नींद में थी। दृष्टि ने धीरे धीरे उसके पास आकर तकिया उठाया और उस पर वार किया। वर्षा की सांस रुकने लगी, वो हाथ पांव मारने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। घबराहट में पास रखा एसी का रिमोट उसने जोर से दृष्टि के सर पर दे मारा। रिमोट लगते ही दृष्टि लड़खड़ा गई और तकिया फेंक कर बाहर भाग गई। वर्षा हाँफते हुए उठ बैठी। उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, आवाज हलक में अटक गई थी। पूरी ताकत लगाकर वो चिल्लाई, रोने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी बाहर से घर में दाखिल होते ही आलेख ने उसकी चीख सुनी और भागकर उसके कमरे की तरफ दौड़ा। दरवाजे से पहले ही रविंद्र और दृष्टि भागकर छुप गए। आलेख कमरे में घुसा तो वर्षा गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वर्षा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, उसने परेशान होकर उसका चेहरा थामते हुए कहा। वर्षा बोलना चाहती थी मगर आवाज नहीं निकल रही थी। आलेख ने उसे बिस्तर पर बिठाया, पानी का गिलास उसको दिया और नरमी से कहा, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूँ यहाँ। उसे रिलैक्स करता हुआ जैसे ही उठने लगा तो वर्षा फिर से उसके गले से लग गई। उसका बार बार यूं करीब आना आलेख के दिल के तार छेड़ रहा था। आज से पहले वो कब ऐसे उसके गले से लगकर रोई थी। जितना अब वो उसके साथ जुड़ाव महसूस कर रही थी, उतना कभी नहीं। आलेख ने नरमी से कहा, वर्षा डर मत, मैं हूं ना, कोई नहीं है यहाँ। वर्षा हाँफते हुए बोली, नहीं आलेख, वो तकिया मेरे मुंह पर, मेरी सांस बंद। उसकी अधूरी बात सुनकर आलेख चौंक पड़ा। मतलब किसी ने उस पर हमला किया था। इस बार उसने और कसकर उसे गले से लगाया। उसे खोने का ख्याल ही जानलेवा था। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा। वर्षा फूट कर बोली, मुझे अकेला मत छोड़ो आलेख, वो मार डालेंगे। उसकी यह बात आलेख के दिल को चीर गई। वो उसे अकेला छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने तुरंत उसे थामा और अपने कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया। वर्षा ने होश में आते ही पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? आलेख ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, तुम्हारे कमरे में जो हुआ उसी वजह से तुम्हें यहाँ लाया हूँ, अब आराम करो। वर्षा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबरा कर उठी तो आलेख ने उसके दोनों हाथ पकड़कर फिर से तकिए पर लिटा दिया। सो जाओ, यहाँ अब तुम सुरक्षित हो, मेरे पास हो, अब कोई नहीं आएगा। उसके लहजे में ऐसा सुकून था कि वर्षा ने डरते डरते सिर हिला दिया और आंखें बंद कर ली। आलेख ने पीछे हटकर अपनी नाइट ड्रेस बदली और कुर्सी पर बैठ गया। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी किसी ने वर्षा को मारने की कोशिश की थी। अगर वो वक्त पर न आता तो सोचते ही उसका खून खौल उठा। तो उसकी नज़र वर्षा पर पड़ी। वो मासूमियत से उसे देख रही थी। क्या हुआ, अब भी डर लग रहा है? उसने नरमी से पूछा। वर्षा उसके बाजू को थामकर धीरे से बोली, यहाँ बैठ जाइए मेरे पास। आलेख उसके पास बैठ गया, उसे अपने बाजू पर लिटा लिया और बालों में उंगलियां फेरने लगा। जल्द ही वर्षा गहरी नींद में चली गई। वो झुककर उसके माथे पर तकिया रखकर ठहर गया। उसकी मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल गया। वर्षा का चेहरा अब भी लाल था, जैसे सांस लेने में तकलीफ हुई हो। उसने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा तो वर्षा सिहर उठी। आलेख फौरन पीछे हट गया, उसे अच्छे से कंबल में ढक दिया और दरवाजा लॉक करके शावर लेने चला गया। पानी की बूंदें गिरती रहीं, लेकिन उसके दिमाग में दादाजी की बातें घूम रही थी। आलेख, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारी वर्षा मुश्किल में है, उस दिन बिना देर किए उसका साथ देना, उससे तुम शादी कर लेना और वक्त आने पर सबको उनकी औकात याद दिलाना। शावर खत्म कर वो लूज ट्राउजर और शर्ट पहनकर बाहर निकला। वर्षा अब चैन से उसके बिस्तर पर सो रही थी। उसे यकीन था कि आलेख उसका ख्याल अपनी जान से ज्यादा रखेगा। शीशे के सामने खड़े होकर वो गीले बाल तौलिए से सुखा ही रहा था
कि अचानक वर्षा की बात याद आई। वो तकिया मेरे मुंह पर, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसकी नजरें चारों तरफ घूमी, फिर वो तेजी से वर्षा के कमरे की तरफ गया। दरवाजा खोला तो देखा कि बिस्तर बिखरा हुआ था और 2 तकिए नीचे गिरे हुए थे। आलेख ने गहरी सांस ली। उसे यकीन हो गया कि उस तकिए पर उस शख्स के हाथों के निशान अब भी बाकी होंगे जिसने वर्षा को मारने की कोशिश की थी। और चाहे मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। आलेख ने उस कमरे को हाथ भी नहीं लगाया था। वो जानता था अगर मुजरिम ज्यादा होशियार निकला तो इस सबूत को मिटाने की भी कोशिश करेगा। इस बार आलेख का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो बाहर निकला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया जहां उसकी जिंदगी सो रही थी। उसकी वर्षा उफ बाल बाल बच गई थी। दृष्टि ने अंदर जाते ही राहत की सांस ली। रविंद्र ने गुस्से से उसे घूरा। तुमने बहुत कच्चा काम किया है, अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। कुछ भी करने से पहले जरा राय ले ली होती। दृष्टि तुनक कर बोली, किससे राय लेती? जब मुझे उस दिन उसने सबके सामने थप्पड़ मारा था तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर तुम लोगों ने बदला लिया होता तो मुझे यह सब करने की जरूरत ही ना पड़ती। रविंद्र ने तंज कसते हुए कहा, तो ले लिया ना बदला, मार ही डाला उसे। दृष्टि गर्व से बोली, मरी तो नहीं लेकिन मरने के करीब पहुंचा दी है। सुबह देखना कैसे वो आलेख से अपनी मौत के डर में कुछ भी नहीं कह पाएगी। रविंद्र माथा पकड़कर रह गया। उसे अंदाजा था कि वर्षा की तरफ से हमला छुपाना आसान नहीं होगा। वो तकिया जिस पर उसकी सांसें रुकी थी वही तो सबसे बड़ा सबूत है। उसकी बात सुनकर दृष्टि का चेहरा पीला पड़ गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आलेख वर्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। अब क्या होगा? वो सर पकड़कर बैठ गई। तभी रविंद्र उठ खड़ा हुआ। चिंता मत करो, मैं अभी जाकर वो तकिया ले आता हूँ। थोड़ी देर में वो दरवाजा लॉक करके वापस आया और हंसते हुए तकिया उसकी ओर उछाल दिया। लो, ये लाया सबूत। आखिर भाई हूँ तुम्हारा, बचाना भी तो है। दृष्टि ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम महान हो। रविंद्र ने सख्त लहजे में कहा, अब कोई बेवकूफ़ी मत करना, आगे सब मैं संभाल लूंगा। और जहाँ तक वर्षा की बात है उसे मैं ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। रविंद्र के दिमाग में चालाकी से कोई प्लान बन रहे थे, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि आलेख के होते हुए उसका कोई भी दाव चल नहीं सकता। आलेख को पता था कि जिसने वर्षा पर हमला किया है वह शायद सबूत मिटाने के लिए कमरे में आएगा। इसीलिए आलेख अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा था और जैसे ही उसने किसी की आहट सुनी वह छुपकर देखने लगा और उसने देखा कि रविंद्र कमरे में गया। उसने तुरंत ही अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और रविंद्र को उस कमरे से तकिया ले जाते हुए रिकॉर्ड कर लिया। आलेख मन ही मन सोचने लगा कि अगर उसके और वर्षा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया तो वह सबूत वर्षा पर हुए हमले का खुलासा करेगा। अगले दिन शर्मा हाउस में एडवोकेट कुमार मौजूद थे। दादाजी की वसीयत के साथ उन्हें आलेख ने ही बुलाया था। सारे लोग हॉल में जमा थे। कुमार ने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। सब खामोश थे, सबके कान बस उसी पर टिके थे। उन्होंने पढ़ा, मैं सतीश पूरे होशो हवास में ये कहता हूँ कि मेरी सारी जायदाद सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की औलाद के नाम होगी। मेरी जायदाद और कारोबार पर सिर्फ मेरी बेटी की संतान का हक है। मेरे दूसरे बेटों या उनकी औलाद का इस जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये सुनते ही विजय और अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर भविष्य में कोई भी मेरी बेटी की औलाद पर या मेरी जायदाद पर दावा करेगा तो आलेख को पूरा हक होगा कि वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। अजय जी खड़े होकर चिल्लाए, ये क्या बकवास है? आलेख ने शांत लहजे में कहा, जरा सब्र कीजिए, पूरी वसीयत सुन लीजिए, उसके बाद अपना गुस्सा जाहिर कीजिएगा। उनकी पत्नी ने उन्हें पकड़कर फिर से बिठा दिया। कुमार ने आगे पढ़ा, मेरी वसीयत के बाद अगर मेरे घर या जायदाद में किसी बंटवारे की कोशिश हुई तो इस सूरत में सारी जायदाद ट्रस्ट को जाएगी और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू एडवोकेट साहब, जितना आपने सुनाया उतना ही काफ़ी है। अगर जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, आपको फिर बुलाऊंगा। आलेख ने कहा। वकील जी ने सिर झुका दिया। जी क्यों नहीं, जब चाहे हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हूँ। फिर आलेख ने सबको ठंडी मुस्कान के साथ कहा,
अब आप सब अपना सामान खुद बांध लीजिए और यहाँ से निकल जाइए या फिर मुझे ही सब बाहर करवाना पड़ेगा। रविंद्र गुस्से से खड़ा हुआ। तुम होते कौन हो हमें यहाँ से निकालने वाले? तुम्हारा दादाजी से कोई खून का रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक नौकर हो, वर्षा का बॉडीगार्ड, और कुछ नहीं। हम इस घर के असली वारिस हैं, हमें तो कोई भी यहाँ से नहीं निकाल सकता। आलेख ने उसी की बात पकड़ी और कहा, सही कह रहे हो तुम, मैं वर्षा का बॉडीगार्ड हूँ, लेकिन तुम भूल रहे हो कि रात भर वर्षा मेरे कमरे में रही है और मेरे पास कुछ सबूत भी हैं कैसे तकिया गायब किया गया और ना जाने कब से दादाजी को धोखा दिया जा रहा है। रविंद्र बुरी तरह भड़क गया और चिल्लाते हुए बोला, अगर तुमने जुबान खोली तो गद्दी से खींच लूंगा। आलेख शांत मगर सख्त लहजे में बोला, सिर्फ एक तकिया गायब कर देने से जुर्म छुप नहीं जाता, सच सामने लाने के और भी कई तरीके हैं। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जिसके बाद तुम लोग यहाँ से सीधे जेल जाओ। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे उतर गए। तभी वर्षा वहां आ गई। विजय जी ने तुरंत अपना रुख बदला और उसके पास आकर बोले, वर्षा मेरी प्यारी भांजी, मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुम्हारी मम्मी का भाई। बेटा, खून के रिश्ते कभी झुठलाए नहीं जाते, अपने रिश्ते को पहचानो। वर्षा ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, मामा, लेकिन मेरी माँ का तो कोई भाई ही नहीं था। ये सुनकर सबके चेहरों पर बेचैनी छा गई। विजय बोले, मतलब तुम पिताजी की नातिन हो ना, तो हम तुम्हारे मामा हुए। वर्षा ने शांति से कहा, लेकिन मैंने कब कहा कि मैं दादाजी की नातिन हूँ? उसकी ये बात सुनकर सब पर मानो बिजली गिर गई। विजय और बाकी सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। विजय ने आगे कहा, अगर तुम उनकी नातिन नहीं हो तो कौन हो? उनकी नातिन कोई नहीं, उनका नाती है, और वो इस वक्त आप सबके सामने खड़ा है। आलेख। सबकी नजरें आलेख की तरफ उठ गईं। आलेख गर्व से सीधा खड़ा था। वो दादाजी की एकलौती बेटी बबीता जी का बेटा था और दादाजी ने अपनी सारी जायदाद उसी के नाम की थी। विजय हताश होकर बोला, ये सब झूठ है। अगर तुम नाती हो तो फिर ये लड़की कौन है और यहाँ किस हक से रह रही है? वर्षा ने नम्रता से कहा, मैं दादाजी के दोस्त की पोती हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। दादाजी ने मुझे पाला है, उनका कर्ज तो मैं मरकर भी नहीं चुका सकती। दादाजी मेरे दिल में रहते हैं और दिल से कभी नहीं निकलेंगे। मिनी ने तीखे लहजे में कहा, इसका मतलब तुम्हारा हमारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं, फिर किस हक से यहाँ रह रही हो? वर्षा ने शांत होकर कहा, मेरा उनके साथ दिल का रिश्ता है और दिल का रिश्ता तुम जैसे लालची लोगों को समझ नहीं आएगा। तभी रविंद्र ने गुस्से में हाथ उठाया ही था कि आलेख गुस्से से बोला, हाथ उठाने से पहले सोच लेना रविंद्र, वरना ये हाथ तोड़ दूंगा, लिहाज नहीं करूंगा। ये कहकर उसने धीरे से वर्षा को अपने पीछे कर लिया। वर्षा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा गई। रविंद्र तिल मिलाकर बोला, तुम्हारा इस लड़की से आखिर रिश्ता क्या है जो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? रविंद्र को आलेख द्वारा वर्षा का हाथ थाम लेना खटक गया था। उसकी बात पर आलेख ने देखा, आलेख, हमें यह नहीं जानना है कि ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है। ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, हम इसमें टांग नहीं अड़ा सकते। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा बेटा, ये तुम्हारे सगे मामा जी हैं, इस घर के असली वारिस, पर पिताजी ने इन्हें बेदखल कर दिया था और ये बात सब जानते हैं कि इन्होंने पिताजी के साथ क्या किया है। मगर खून के रिश्ते ऐसे मिटते नहीं, चाहे जुबान से कितने ही अल्फाज बोल दिए जाएं, ये रहेंगे तो तुम्हारे मामा जी ही। मिनी ने बड़ी एहतियात से विजय और अजय जी की ओर इशारा करते आलेख को समझाया, क्योंकि उन्हें लग रहा था मामला बिगड़ रहा है और चाल बदलने में वो माहिर थी। आलेख ने ठंडी आवाज में कहा, शायद आपने वकील साहब की वसीयत सुनी नहीं। मिनी बोली, सुनी है बेटा, पर फैसला तो तुम्हें ही करना है, क्योंकि वारिस तो तुम हो। और सोचो, जब समाज के सामने खड़े होगे तो क्या मुंह दिखाओगे? असल वारिस तो यही हैं। वो मुंह बना के अपने तर्क देती रही। आलेख ने सख्ती से कहा, मैंने इनसे कुछ नहीं छीना, ये खुद छोड़कर गए थे। अगर इन्हें वाकई अपनी गलती का एहसास होता तो दादाजी से माफी मांगते, उनका दिल जीतते, लेकिन इन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। वर्षा ने भी गुस्से में कहा, आप लोग बहुत देर से आए, दादाजी ने बहुत इंतजार किया। जब वो इंतजार बेकार हो गया
तो अब आप मुझे नसीहतें सुना रहे हैं। बेहतर यही है कि आप अपना सामान पैक करें और यहाँ से चले जाएं। विजय ने गुस्से से कहा, तुम गलत कर रहे हो भांजे, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आलेख ने ठंडी मगर सख्त आवाज में कहा, सुबह तक आप लोग हवेली से निकल जाएं, इसी में आपकी भलाई है। वर्षा का हाथ थामे वो वहां से कमरे की तरफ चला गया और सिक्योरिटी गार्ड को फोन पर हिदायतें देने लगा। ये लोग इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे, उसने कहा। वर्षा ने अचानक पूछा, आलेख तुमने इन्हें क्यों नहीं बताया कि हमारा आपस में क्या रिश्ता है? उसकी बात सुनकर आलेख ठिठका। वर्षा की आंखों में सवाल थे। वो गंभीर लहजे में बोला, क्या चाहती हो तुम? मैं किसी को सफाई दूं? मेरा किरदार तो सबके लिए शक के घेरे में है। वर्षा ने उसकी बाह पकड़कर खींचा और रोते हुए बोली, ऐसी बातें सोच समझ कर करो। तुम्हारे लिए लोग क्या सोचते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे अल्फाज मेरे दिल पर असर डालते हैं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आलेख ने उसकी कलाई झटक दी। नाराजगी दिखाने के लिए आलेख हैरान रह गया। वो सीधे उसकी आंखों में झांक रही थी और उसके कॉलर को पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? जवाब दो। वर्षा की आंखों में आंसू और होठों पर जिद थी। आलेख उसकी आंखों में डूब गया। उसने झटके से उसे गले से लगा लिया और धीमी आवाज में बोला, क्यों खेल रही हो मेरे दिल से वर्षा? उसकी जुबान थम गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। हाथ अपने आप आलेख के कॉलर पर कस गए। उसका दिल मानो 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। आलेख जिस निगाहों से उसे देख रहा था, वर्षा सब समझ गई थी। आलेख झुकते हुए बोला, क्या हुआ अब? हक जताया ना वर्षा? वर्षा घबरा कर बोली, मुझे ये सब जताना नहीं है, प्लीज दूर रहिए वरना मेरा दिल रुक जाएगा। आलेख हल्का मुस्कुराया, बस इतनी सी हिम्मत? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आलेख ने खुद को संभाला और वर्षा को धीरे से सोफे पर बिठा दिया। दरवाजा खोला तो सामने सोनी घबराई खड़ी थी। आलेख जी, वो जो आए हैं ना, उनमें से जो बड़े हैं, विजय जी, उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। ये सुनकर वर्षा और आलेख दोनों चौंके। यकीनन नया तमाशा शुरू हुआ है, चलो देखते हैं, आलेख ने कहा और बाहर निकल पड़ा। वर्षा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। आलेख ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए इतना काफी है कि तुम मेरे साथ हो और कुछ मत करो। उसके कहने का अंदाज वर्षा को बहुत कुछ समझा गया। वो वहीं ठिठक गई और आलेख आगे बढ़ गया। बाहर अफरा तफरी मची थी। कोई डॉक्टर को बुलाओ। अजय बाबू विजय जी के लिए रो रहे थे। पास खड़ा उनका बेटा प्रिंस सिर झुकाए खड़ा था, जैसे ये सब ड्रामा देखकर ऊब चुका हो। उसने अपनी पत्नी सुनीता की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर इशारा किया, मानो कह रही हो ये सब दिखावा है। थोड़ी देर में डॉक्टर वहां पहुंचे। उन्होंने विजय जी का पूरा चेकअप किया और आंखों ही आंखों में आलेख को इशारा किया। फिर बोले, मामला गंभीर है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा वरना जान को खतरा है। सबके होश उड़ गए। अजय बाबू घबरा गए। ये क्या कह रहे हो? डॉक्टर ने बड़ा इंजेक्शन निकाला और बोला, अभी ये लगाना पड़ेगा वरना दिल काम करना बंद कर देगा। विजय जी ने आधी खुली आंखों से इंजेक्शन देखा तो घबरा गए। प्रिंस परेशान होकर बोला, इतना बड़ा मसला था, हमें तो लगा बस हल्की फुल्की दिक्कत है। अजय बाबू बेचैन हो उठे। इंजेक्शन लगाओ, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। आलेख ने भी गंभीर होकर कहा, जी हाँ, इनकी जान बचनी चाहिए। लेकिन अजय बाबू हड़बड़ा गए। इतना बड़ा इंजेक्शन कौन लगाता है? कोई और रास्ता निकालो। तभी विजय की आंखें खुली। अजय बाबू खुशी से बोले, देखो होश आ गया इन्हें। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, बस यही तो इस इंजेक्शन का कमाल है। अभी तो मैंने सिर्फ निकाला और दिखाया, मरीज होश में आ गया। सब लोग समझ गए कि मामला उतना गंभीर नहीं था। डॉक्टर ने कहा, ये कोई खास मसला नहीं है, बस हल्की सी दिक्कत है। मैं दवा लिख देता हूँ, समय पर लेते रहना। डॉक्टर ने पर्ची थमाते हुए कहा, इन्हें स्ट्रेस से दूर रखिए, ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। उनका प्रोफेशनल अंदाज सबको भरोसा दिला गया। आलेख ने शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें दरवाजे तक छोड़ा और वापस अंदर आया। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। तभी रविंद्र ने गुस्से में कहा, हमें मालूम नहीं तुमने इतने ओछे हथकंडे कहाँ से सीखे हैं। आलेख, तुम हमारा हक खा रहे हो, असली वारिस हम हैं। आलेख का लहजा ठंडा मगर सख्त था। सब बात किस्मत की है, नसीब की। खुद ही सब छोड़कर चले गए थे। आप लोग अब क्यों गिला शिकवा कर रहे हो? बेहतर होगा
सुबह तक यहाँ से निकल जाओ, उसने सख्त अंदाज में कहा और मुड़ा ही था कि रविंद्र ने अचानक चाकू से उस पर हमला कर दिया, मगर आलेख आईने में सब देख चुका था। उसने झुककर बार टाल दिया, लेकिन चाकू की नोक उसके बाजू को हल्का सा चीर गई। अगले ही पल आलेख ने रविंद्र का हाथ पकड़कर उसके मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। एक के बाद एक उसने उसे मारा। अजय बाबू चीख पड़े, छोड़ो मेरे बेटे को, मर जाएगा ये। रविंद्र की नाक और मुंह से खून बहने लगा। आलेख ने उसे जोर से दूर धक्का दिया और गुस्से से दांत भींचकर खड़ा हो गया। ये लड़का तुम्हारे भाई को मार रहा था और तुम तमाशा देख रहे थे। अजय बाबू ने प्रिंस की ओर देखा और उस पर बरस पड़े, मगर प्रिंस अब और चुप नहीं रहा। वो आगे बढ़कर बोला, तमाशा तो आप सबने लगा रखा है, पैसे के लिए कितना गिरेंगे आप, थोड़ी शर्म कर लीजिए। अगर रविंद्र मेरा भाई है तो आलेख भी है, दोनों मेरे लिए बराबर हैं। लेकिन चाचा जी, आपका बेटा ज्यादती कर रहा है, आप सब मिलकर आलेख के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अब बस कीजिए, छोड़िए ये सब। मुझे और मेरी बीवी बच्चों को इस दौलत और जायदाद में कुछ नहीं चाहिए। जब वक्त था तब कोई फर्ज नहीं निभाया, तो अब हक की बात करने वाले हम कौन हैं? मुझे माफ कर दीजिए बाबा। प्रिंस अपने पिता विजय बाबू के सामने हाथ जोड़कर बोला, सुबह पहली फ्लाइट से मैं बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। आप आना चाहें तो चलिए, वरना आपकी मर्जी। उसने फिर आलेख की तरफ देखा और बोला, अपना जख्म ठीक से बैंडेज कर लो, खून बहुत बह चुका है। पहली बार आलेख को किसी ने सच्ची हमदर्दी दिखाई थी। उसने गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखते हुए कहा, ये आखिरी वार्निंग है। अब अगर कोई चाल चली तो वापस जाने का मौका भी नहीं मिलेगा, सीधा जेल भेज दूंगा। वो सख्त लहजे में सबको चेतावनी देते अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह विजय जी ने प्रिंस को रोका और कहा कि थोड़ा रुक जा, फिर उसके बाद तय करते हैं कि आगे क्या करना है। प्रिंस का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन पिता के आग्रह की वजह से उसे रुकना पड़ा। उसी दिन आलेख वर्षा को लेकर कोर्ट पहुंचा और उसने वर्षा के साथ वहां पर कोर्ट मैरिज करी। गवाह के तौर पर उसके ऑफिस के 2 कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने गवाह के तौर पर सिग्नेचर किया और आलेख और वर्षा ने दादाजी की इच्छा को पूरा किया। दादाजी ने आलेख से कहा था कि वह वर्षा से उसकी शादी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी इच्छा है कि वह जल्द से जल्द वर्षा से शादी कर ले। और आलेख भी वर्षा को पसंद करने लगा था और वर्षा भी आलेख को पसंद करती थी, और अब उन दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई सहारा भी नहीं था। शादी के बाद आलेख वर्षा को लेकर घर आ गया। उस दिन माहौल थोड़ा शांत रहा, किसी ने कुछ कहा सुना नहीं। आलेख कुछ देर के लिए ऑफिस चला गया और जब वहां से लौट कर आया तो वह अपने कमरे में पहुंचा। वहां उसकी जिंदगी, उसकी वर्षा उसका इंतजार कर रही थी। वो दुल्हन के लिबास में सजी अप्सरा सी खूबसूरत लग रही थी। हल्का मेकअप और गहनों से सजी जब आईने में खुद को देखती तो खुद ही शर्मा जाती। सिर पर दुपट्टा रखने ही वाली थी कि आलेख कमरे में दाखिल हुआ। ड्रेसिंग रूम में खड़ी वर्षा का दिल तेज धड़क उठा। उसकी आंखें बरबस बंद हो गईं। आलेख एक तरफ बेड पर बैठकर अपना जख्मी बाजू दबाए फर्स्ट एड बॉक्स निकाल रहा था। वो नहीं चाहता था कि वर्षा जख्म देख ले, वरना बहुत दुखी हो जाएगी। वो मरहम लगाने ही वाला था कि वर्षा ने हिम्मत जुटाकर अपनी पलकों को उठाया और सामने देखा। वर्षा ने पास रखे रिमोट से सारी लाइट्स बंद कर दी। वो वहीं घबरा कर खड़ी हो गई। आलेख उसकी आवाज भर्रा गई। उसे डर लग रहा था, वो बोल क्यों नहीं रहा था? कहीं कोई और तो कमरे में दाखिल नहीं हो गया? ये ख्याल आते ही वर्षा के रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़ी ही थी कि अगले ही पल आलेख ने उसे गले से लगा लिया। इतना डरा दिया आपने? हंसते हुए बोली। आलेख बोला, मेरे होते हुए तुम क्यों डरती हो? पहले तो मुझे लगा सचमुच कोई कमरे में आ गया है। आप भी? वर्षा ने अपना डर बताया। सुनो, इस कमरे का लॉक सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट से खुलता है, मतलब मेरे अलावा कोई नहीं खोल सकता। मतलब मैं भी नहीं? वर्षा ने कहा। तुम्हारे भी फिंगरप्रिंट डाल दूंगा जान, उसने लाड़ से जवाब दिया। रात गुजरती रही और दोनों एक दूसरे के संग सब कुछ भूल गए। सुबह का सूरज हवेली में नई सुबह लेकर आया। सबने अपना सामान पैक कर लिया था और अब जाने को तैयार खड़े थे। उधर वर्षा ने सुबह होते ही आलेख का जख्म देखा तो रो रो कर बुरा हाल कर दिया। खुद उसे बैंडेज किया, मगर नाराजगी खत्म नहीं हो रही थी। आलेख ने प्यार से कहा, यार वर्षा, इतनी सी चोट है, दर्द मुझे नहीं हुआ, इतना तुम्हारे रोने से हो रहा है।
वर्षा सुबकते हुए बोली, आपको मुझे बताना चाहिए था। रात को कितनी बार मैंने आपका बाजू पकड़ा, लेकिन आपने एक बार भी नहीं रोका। आलेख ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, यार उन लम्हों में किसी को होश रहता है क्या? उसका अंदाजा वर्षा को शर्मा गया। आलेख ने लाड़ से कहा, तुम्हारे आंसुओं की वजह से मैं रात भर बेचैन रहा। अब और मत रो। आइंदा मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे? नहीं छुपाऊंगा। तुम मेरी जान हो वर्षा। यह जख्म मुझे कल नहीं बल्कि परसों लगा था, और परसों रात को मैं कमरे में आकर इसकी अच्छे से मरहम पट्टी कर ली थी, और अब इसमें आराम है, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। प्लीज़ ऐसे मत रो, मुझे तकलीफ होती है। उसने उसके आंसू पोंछते हुए मोहब्बत से कहा। वर्षा के चेहरे पर मुस्कान छा गई और वो मीठी निगाहों से उसे देखने लगी। अब उसकी मोहब्बत में पहले से ज्यादा शिद्दत आ चुकी थी। सचमुच वो मोहब्बत जिसमें सच्चाई शामिल हो अनमोल हो जाती है। बाहर से आवाज आई, हमने फैसला किया है कि हम सब वापस जा रहे हैं। जैसे पिताजी ने चाहा था कि हम यहाँ ना आए, अजय जी धीमे लहजे में बोले, जबकि उनका बेटा रविंद्र और दृष्टि बुरे से मुंह बनाए खड़े थे। आलेख और वर्षा ने एक दूसरे का चेहरा देखा। चलो बेटा, जो हुआ कहा सुना माफ कर देना। विजय ने आलेख के कंधे पर हाथ रखा तो वो चुप ही रहा। सब जाने लगे तो आलेख ने उन्हें पुकारा, आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। हमारे लिए यही बहुत है। आप चाहे तो यहीं रह लें या वापस जाएं, आपकी मर्जी, लेकिन ये लीजिए। आलेख ने कुछ कागजात उनकी तरफ बढ़ाए। ये क्या है? विजय हैरत में पड़ गया। दादाजी ने आप दोनों के नाम आपकी हिस्सेदारी की जमीन कर दी थी। वो आखिरी बार जब वसीयत बना रहे थे तो इरादा नहीं था, लेकिन मेरा जमीर नहीं माना, इसीलिए उन्होंने आपका हिस्सा आपको और आपके भाई को सौंप दिया है। ये उसी के कागज हैं। आलेख की बात पर विजय और अजय की आंखें भर आईं और सर शर्म से झुक गया। आज उन्हें अपनी गलतियों का गहरा एहसास हो रहा था। वर्षा टेरेस पर खड़ी आलेख का बाजू थामे बोली, यू आर सो इम्प्रेसिव मैन। एक और इम्प्रेसिव बात बताऊं? वो उसकी तरफ मुड़ा। वर्षा की निगाहों में सवाल था। आज रात हमारा रिसेप्शन होगा शहर के सबसे बड़े मैरिज हॉल में। मुझे आज तुम्हें अपने लिए दुल्हन बनते देखना है। आलेख ने मुस्कुराते हुए कहा, कल तो बनी थी ना? वर्षा ने शर्मा कर कहा, वो तो कल था ना, और आज? उफ। आलेख ने शरारती अंदाज में कहा, बस करें आलेख, आप इतने रोमांटिक होंगे ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। वर्षा शर्मा कर उसका मुंह छुपा गई। आलेख का कहकहा फूट पड़ा और उसे गले से लगा लिया। बाकी विजय और अजय जी अपने परिवार के साथ वहां से चले गए। दोस्तों, कई बार रिश्तों में हद से ज्यादा स्वार्थ और चालाकी रिश्तों में दूरियां ला देती है, जबकि प्यार, मोहब्बत और केयर और डेडिकेशन रिश्ते को मजबूत बनाता है। आपको वर्षा और आलेख की प्रेम कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप दें। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।